हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दी लर्नर पॉइंट। जैसा कि आपको पता है कि अपने बायोलॉजी क्लास 11th की स्टार्ट कर रखी है एनसीईआरटी, जिसमें चैप्टर नंबर 3, जिसके अंदर मैंने आपको टेरिडोफाइटा तक कंप्लीट करवा दिया। आज अपने स्टार्ट करेंगे जिम्नोस्पर्म। क्या स्टार्ट करेंगे? जिम्नोस्पर्म। अपने थोड़ा आपको याद हो कि अपने कैसे चले हैं कि एल्गी से ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा से टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा से जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस जिसका मतलब होता है अनावर्त और स्पर्म का मतलब होता है बीज। ऐसे पौधे जिनमें बीजांड अंडाशय भित्ति से ढके हुए नहीं होते। जो बीजांड होते हैं वो अंडाशय भित्ति से ढके नहीं होते हैं और ये निषेचन से पूर्व तथा बाद में भी अनावर्त रहते हैं। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब भी ये कैसे रखते हैं? नग्न रहते हैं, अनावर्त रहते हैं, बिना आवर्त के। जिम्नोस्पर्म में मध्यम तथा लंबे वृक्ष तथा झाड़ियाँ होती हैं। जिम्नोस्पर्म का सिकुआ वृक्ष सबसे लंबा है। तो ये क्वेश्चन अंडरलाइन करो कि जिम्नोस्पर्म का सिकुआ वृक्ष सबसे लंबा है। इनकी मूल प्राय मुसला मूल होती है, तो ये भी याद रखना है। रूट कैसी होती है? इसके कुछ जीनस की मूल कवक से सहयोग कर लेती है। तो जिम्नोस्पर्म की जो रूट होती हैं वो कवक से सहयोग कर लेती हैं। उसे क्या बोलते हैं? कवक मूल। क्या बोलते हैं? कवक मूल। माइकोराइजा, इसका एग्जाम्पल है पाइनस। मुसला मूल क्या होती है? जैसे ये एक से ही, जैसे ये अपना रेडिकल है वहीं से सारी निकली है, ठीक है। किसी अन्य पार्ट से निकले तो वो अपस्थानिक मूल के अंदर आती है, पर जिम्नोस्पर्म में कैसी होती हैं? मुसला मूल होती है। जबकि कुछ अन्य की छोटी विशिष्ट मूल नाइट्रोजन स्थिर करने वाले साइनोबैक्टीरिया के साथ भी सहयोग करती हैं। कुछ बैक्टीरिया के साथ सहयोग करेंगी तो उसे प्रवाल मूल कहते हैं, कुछ कवक के साथ सहयोग करेंगी तो उसे कवक मूल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल पाइनस है। और साइनोबैक्टीरिया से यदि संयोग करती हैं तो उसे प्रवाल मूल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है साइकस। तो आपको पाइनस और साइकस याद रखने हैं। जिम्नोस्पर्म में पाइनस कवक मूल और साइकस प्रवाल मूल। इसके तने अशाखीय, साइकस के जो तने होते हैं वो अशाखीय यानी कि ब्रांच नहीं होते हैं, और पाइनस और सिट्रस के कैसे होते हैं? ब्रांच्ड होते हैं। तो ये भी पूछ सकते हैं कि शाखित और अशाखित वाले कौन से हैं? तो अशाखित में साइकस याद रखना है, शाखित में पाइनस और सिट्रस। अभी तक आपको जिम्नोस्पर्म में 3 एग्जाम्पल मिल गए, पाइनस, साइकस और सिट्रस। इनकी पत्तियां सरल तथा संयुक्त होती हैं। ये भी पूछते हैं इनकी जो पत्तियां होती हैं कैसी होती है? सिंपल और कंबाइंड। साइकस में पिच्छाकार पत्तियां कुछ वर्षों तक रहती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एनसीईआरटी की। जिम्नोस्पर्म में पत्तियां अधिक ताप, नमी और वायु को सहन कर सकती हैं। शंकुआकार पौधों में पत्तियां सुई की तरह होती हैं। ये भी अंडरलाइन करें। इनकी पत्तियों का सतही क्षेत्रफल कम, मोटी क्यूटिकल। क्यूटिकल कैसी होती है? मोटी। क्यों होती है? क्योंकि वाष्पोत्सर्जन क्या हो? कम हो, जल की हानि क्या हो? कम हो। गर्त्रिक रंध्र अंदर धसे हुए। इन गुणों के कारण पानी की हानि क्या होती है? कम। जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म विषम बीजाणु होते हैं। ये भी अंडरलाइन। वे अगुणित लघु बीजाणु तथा वृहद बीजाणु बनाते हैं। क्या क्या होते हैं वो विषम बीजाणु होते हैं। एक तो उसमें लघु बीजाणु, एक वृहद बीजाणु, छोटे और बड़े। बीजाणुदानी में 2 प्रकार के बीजाणु उत्पन्न होते हैं। बीजाणुदानी बीजाणु पर्ण पर होती है। बीजाणु पर्ण सर्पिल की तरह तने पर लगे होते हैं। ये स्थल और सघन शंकु बनाते हैं। शंकु जिन पर लघु बीजाणु पर्ण और लघु बीजाणुदानी होती है उन्हें लघु बीजाणुदानिक अथवा नर शंकु कहते हैं। लघु वाला कौन सा होता है? नर शंकु होता है। प्रत्येक लघु बीजाणु से नर युग्मकोद्भिद संतति उत्पन्न होती है जो बहुत ही न्यूनीकृत होती है और यह कुछ ही कोशिकाओं में सीमित रहती है। इस न्यूनीकृत नर युग्मकोद्भिद को परागकण भी कहते हैं। परागकण देखो नर के लिए यूज हो रहा है। परागकणों का विकास लघु बीजाणुदानी में होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, जिस शंकु पर गुरु बीजाणु पर्ण व गुरु बीजाणुदानी होती है उसे गुरु बीजाणुदानिक या मादा शंकु कहते हैं। बड़े वाले को मादा, लघु छोटे को। 2 प्रकार के नर अथवा मादा शंकु एक ही वृक्ष पर
एक पर ही हो, एक पे नर है एक पे मादा है, तो उसे उसका एग्जाम्पल है पाइनस। भिन्न भिन्न वाला कौन सा है, साइकस पर स्थित होता है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बीजांड काय की एक कोशिका से विभेदित हो जाती है। गुरु बीजाणु मदर सेल, जिससे आगे वो बनेंगे अपने गैमीट, बीजांड काय की एक कोशिका से विभेदित हो जाती है। बीजांड काय एक अस्तर द्वारा सुरक्षित रहता है। इस सघन संरचना को बीजांड कहते हैं। बीजांड गुरु बीजाणु पर्ण पर होते हैं जो एक गुच्छा बनाकर मादा शंकु बनाते हैं। अभी मैं आपको एनसीईआरटी करवा रही हूँ, एक बार एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाए उसके बाद मैं इसको ना अच्छे से दोबारा अपने नोट्स फॉर्म में भी समझा दूंगी। एक बार अपने एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं भी, हाँ ये लाइनें आधी याद रह जाए, जैसे 70% भी याद रह जाए ना तो 30% मैं आपको नोट्स से कवर करवाऊंगी, टेंशन मत लेना। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में मियोसिस द्वारा 4 गुरु बीजाणु बन जाते हैं। गुरु बीजाणुधानी बीजांड का स्थित अकेला गुरु बीजाणु मादा युग्मोद्भिद में विकसित होता है। इसमें 2 अथवा 2 से अधिक स्त्रीदानी अथवा मादा जनन अंग होते हैं। बहुकोशिक मादा युग्मोद्भिद भी गुरु बीजाणुधानी में ही रह जाता है। जिम्नोस्पर्म में दोनों इनर तथा मादा युग्मोद्भिद ब्रायोफाइटा तथा टेरिडोफाइटा की तरह स्वतंत्र नहीं होते हैं। ये स्वतंत्र नहीं होते, वहाँ पर स्वतंत्र थे, यहाँ पे ये स्वतंत्र नहीं है। वे स्पोरोफाइट पर बीजाणुधानी में ही रहते हैं। बीजाणुधानी से परागकण बाहर निकलते हैं। ये गुरु बीजाणु पर्ण पर स्थित बीजांड के छिद्र तक हवा द्वारा ले जाए जाते हैं। परागकण से एक परागनली बनती है जिसमें नर गैमीट बनता है। मेरे हिसाब से ये साइंस वालों को तो आराम से ये चीज़ पता लग रही होगी। ये परागनली स्त्रीदानी की ओर जाती है और शुक्राणु छोड़ देती है। निषेचन के बाद जाइगोट बनता है जिसमें भ्रूण विकसित होता है। जाइगोट से क्या बनता है, भ्रूण, और बीजांड से बीज बनता है। बीजांड से क्या बन जाएगा, बीज। तो ये पूछा जाता होता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है और बीजांड से बीज। ये बीज ढके हुए नहीं होते, इसलिए तो इन्हें जिम्नोस्पर्म कहते हैं। अब एंजियोस्पर्म, पुष्पी पादपों अथवा एंजियोस्पर्म से परागण तथा बीजांड विशिष्ट रचना के रूप में विकसित होते हैं जिसे पुष्प कहते हैं। यहाँ पे पुष्प आ गए हैं भाई। जबकि जिम्नोस्पर्म में बीजांड अनावर्त होते हैं। एंजियोस्पर्म पुष्पी पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं। ये पादपों में सबसे बड़ा वर्ग है। उनके वास स्थान भी बहुत व्यापक है, ज़्यादा यही है भाई। इनका माप सूक्ष्मदर्शी जीवों वुल्पिया से लेकर, सबसे छोटा कौन सा है, वुल्पिया, ठीक है, से लेकर, उसमें सिकुला था ना, सिकुला वृक्ष, सूक्ष्म जीव। एंजियोस्पर्म में सूक्ष्मदर्शी जीव के अंदर वुल्फिया से लेकर सबसे ऊंचा वृक्ष यूकेलिप्टस यानी कि सफेदा, ये पूछे जाने वाला बात है, 100 मीटर से भी अधिक ऊंचाई तक होता है। इसमें हमें भोजन, चारा, ईंधन, औषधियाँ और अन्य दूसरे आर्थिक महत्व के उत्पाद मिलते हैं। ये 2 वर्गों द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री में विभक्त है। तो एंजियोस्पर्म के आगे टाइप है, एक बीजपत्री, 2 बीजपत्री। एक ही कवर होगा बीज के ऊपर तो एक बीजपत्री, 2 होगा तो द्विबीजपत्री। तो एंजियोस्पर्म में ये द्विबीजपत्री का एग्जाम्पल, ये एक बीजपत्री का। ये आपका भाई चैप्टर हो गया कंप्लीट। सारांश आप खुद पढ़ के देखना, आपको जो भी पढ़ाया उसी के अंदर सारी बातें हैं। ये अभ्यास वाले क्वेश्चन है, करो तो करके देख लेना, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हमें लेसन कितना आ गया और कितना और आगे करने की ज़रूरत है। तो आपके आज एनसीईआरटी क्लास 11th के चैप्टर 3 कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद अपने 4th चैप्टर करने के बाद एक जो लिविंग वर्ड वाली जो फर्स्ट यूनिट है वो कंप्लीट होगी। तो ऐसे करके अपने 10 यूनिट को कंप्लीट करके एक बार एनसीईआरटी से फिर अपने क्या करेंगे, नोट से रीड करेंगे। अभी टाइम है अपने एग्ज़ाम में, तब तक अच्छे से कर लेंगे। थैंक यू सो मच।